Hi guys, good morning everyone. My name is Ankit Khar. Welcome back to my channel. Today we are going to cover latest updates and latest news of 30th October. Wishing you all a very happy Choti Diwali. In Haryana we usually say happy Choti Diwali. आज सबको पता है कि श्री रामचंद्र जी अपने अयोध्या आए थे, तो उसके जश्न में फिर नेक्स्ट डे सेलिब्रेशन हुआ था और आज बहुत सारे दीपक जलाए गए थे. सो I wish all of you to enjoy your festivals with happiness and wishing you all a very prosperous, happy and healthy Diwali. सो मेन एम यही होता है कि भाई हम अपने जो सफाई करते हैं घरों की, हम अपने अंदर की भी सफाई करें. मेजर मोटिव यही रहता है कि भाई हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते रहे. आज हम धनतेरस था, जैसे कल लक्ष्मी जी की पूजा करते तो हम लक्ष्मी जी का भी आगमन करते तो उसके साफ सफाई करते हैं. ऐसे ही अगर आपको ब्रिलियंट बनना है, कुछ भी बनना है, तो आपको अपने अंदर भी काम करने पड़ेंगे, अंदर की सफाई भी करनी पड़ेगी. जैसे मैं यूजुअल बोलता हूँ कि शरीर जो है, यानी बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज वेल. सबसे पहले हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो. सेकंड, कीप लर्निंग. अगर आप लर्न करते रहोगे तो आप लाइफ में एक्सेल करते रहोगे किसी भी मामले में. यू हैव टू बी लर्निंग, यू हैव टू बी स्पेसिफिक लर्नर एज वेल. आप जिस फील्ड में उस हिसाब से लर्निंग करनी ही करनी है. लेकिन लर्निंग कभी खत्म नहीं होगा. जिस दिन लर्निंग खत्म होगी उस दिन प्रोग्रेस तुम्हारी डाउन चली जाएगी. सो आज न्यूज भी इंपॉर्टेंस है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी अच्छे खासे हैं, तो अपन सबके बारे में डिस्कशन करेंगे. और मैं ये सबके लिए ही करता हूँ. ये एक नॉर्मल कॉमन मैन के लिए भी नेसेसिटी है, ये एक कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी नेसेसिटी है, कोई इंटरव्यू दे रहा है उसके लिए भी नेसेसिटी है, कोई जीडी वगैरह कर रहा है, उन सबके लिए नेसेसिटी है. आपको फेयर फैक्ट्स मिल जाते हैं यहाँ पे न्यूट्रल अपडेट्स के साथ में. और थोड़ा सा टाइम होता है, अगर आप 2x में करके देखोगे तो हार्डली 5 to 10 मिनट्स के अंदर आप सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स कवर कर सकते हो. सो बिना कोई देरी करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज. नो क्लैरिटी येट ऑन शेयरिंग ऑफ सीट्स इन महायुति एमवीए. ये महाराष्ट्र के अंदर सीट्स के में जो कैटेगराइजेशन करना है वो अभी तक इनसे हो नहीं पा रहा. पीएम रोल्स आउट हेल्थ कवर फॉर पर्सन एज 70 एंड अबव. वो अपन ने डिस्कशन कर लिया था, 6 करोड़ लोगों को बेनिफिट होना, तो इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट. फिर जो है 19,000 केजी के फायर क्रैकर्स बरामद किए गए हैं ईडीज के द्वारा, मतलब ड्यूरिंग द सीज किए गए इन दिल्ली ड्यूरिंग द एस्कॉर्टमेंट ड्राइव. उसके बाद जो है पीएमएलए कैन नॉट बी यूज्ड एज ए टूल फॉर री इनकारनेशन, तो इसके बारे में डिस्कशन किया. तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये डिस्कशन करेंगे. तो पीएमएलए कैन नॉट बी यूज्ड एज ए टूल फॉर इनकारनेशन, हाई कोर्ट ने ऐसा बोला है. तो इस ये किसके मुद्दा था, क्या था, ये सारे डिस्कशन करेंगे. इसके मैंने समरी बनाई हुई है, तो समरी में आपको अच्छे से समझ में आया था. मुद्दा क्या था. जो आपके हेल्थ मिनिस्टर रहे सत्येंद्र जैन, उनको उनके संदर्भ के या उनसे लिंक में वैभव जैन और अंकुश जैन को भी जो है अरेस्ट किया गया था पीएमएलए केस के अंदर. बट हुआ ये कि 2 साल हो गए, अभी तक वो प्रूव ही नहीं कर पाए कि ये करप्ट है या नहीं है. ये एलि बिकॉज ऑफ एलिगेशन ये कन्विक्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, तो 2 साल के अंदर वो प्रूव ही नहीं कर पाए. तो फिर कोर्ट ने बोला अगर ट्रायल डिले हो जाता है तो एक्यूज जिसको बोल रहे हो वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है उस डिले के लिए. तो दे शुड नॉट बी केप्ट इन कस्टडी अंडर सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए. तो ये याद रखना, पीएमएलए के अंदर सेक्शन 55 के अंदर वो कस्टडी में कैप्ट करने के लिए लायबल नहीं है. पहली चीज ये. सेकेंडली, कोर्ट ने बोला कि मनी लॉन्ड्रिंग केसेस एंड सीरियस ऑफेंसेस लाइक मर्डर और रेप के बीच में डिफरेंस है, हम उनको उस तरह से कैटर नहीं कर सकते. तो असर्ट किया है कि लिबर्टी ऑफ एन एक्यूज शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड विदाउट कंसिडरिंग ऑफ ऑल रेलेवेंट फैक्टर. तो ऐसे जो पीएमएलए के अंदर है उसको इतना टॉर्चर नहीं कर सकते, उनका बेसिक फंडा ये था. और उन्होंने फिर फाइनल जज ने ये भी बोला कि वो 2 साल जेल में रह चुके हैं और मैक्सिमम सेंटेंस ही इस पर्टिकुलर ऑफेंस में 7 इयर्स है. तो बेल शुड बी द नॉर्म नॉट इम्प्रिजनमेंट. जो हमेशा से स्टेटमेंट आई है कि बेल सोल्यूशन है, जेल में डालना सोल्यूशन नहीं है. जो अलाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू द पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये आपको याद रखना, सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए एंड पर्सनल लिबर्टी जो है आर्टिकल 21 है. फिर शाह जी ने अनवील किया है मोबाइल ऐप फॉर बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन. इसकी भी मैंने अच्छे से समरी बनाई हुई है. तो यूनियन होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह जी है, जिन्होंने लॉन्च क्या किया है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया. किस चीज के लिए लॉन्च किया है, बर्थ और डेथ के रजिस्ट्रेशन को
उसमें फीड करने के लिए, जिससे एनहांस कर सकेंगे हम। पर्पज क्या है? गवर्नेंस को आसानी से एफिशिएंटली गवर्न करना, मतलब इस पर्टिकुलर उसको। तो एक ये क्या करेगा, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम अलाउ करेगा सिटीजन्स टू रजिस्टर एनी टाइम, एनीवेयर, इन देयर ऑफिशियल लैंग्वेज, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द रजिस्ट्रेशन टाइम। अभी आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में या डेथ सर्टिफिकेट बनवाने में कितना टाइम लग जाता है, तो अभी वो कह रहे हैं उसको टाइम को हम एफिशिएंटली मैनेज कर पाएंगे और आप जल्दी से जल्दी ये अपने सर्टिफिकेट्स ले पाओगे। तो एज पर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023, ऑल बर्थ्स एंड डेथ्स अकरिंग फ्रॉम अक्टूबर 1 2023, 1 अक्टूबर 2023 सारे डिजिटली रजिस्टर होंगे थ्रू ए सेंट्रल पोर्टल के बेसिस पे। फिर इनका काम क्या होगा, डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट से सिंगल डॉक्यूमेंट सर्व करेंगे फॉर वेरियस सर्विसेज लाइक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करना है, उसमें काम आएगा। राशन कार्ड के अंदर काम आएंगे। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन भी इसके थ्रू होगी। और इलेक्टोरल रोल्स जो होंगे वो भी इनके थ्रू होंगे। बाकी जो सॉरी, एडिशनली जो शाह ने अनवील किया है, एक स्टेच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंडिया होम मिनिस्टर, emphasizing his role in unifying the countries and promoting democratic value। तो बेसिकली इंडिया का जो फर्स्ट होम मिनिस्टर है उनके स्टेच्यू भी अनवील किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने पूरे देश को अपना यूनिफाई करा था और प्रमोट किया था डेमोक्रेटिक वैल्यूज। फिर राजनाथ जी ने फ्लैग ऑफ किया है सागर माला परिक्रमा टू थूथुकुड़ी, इसकी भी अपन ने अपनी अच्छी सी समरी बनाई हुई है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने वर्चुअली लॉन्च किया है सागरमाला परिक्रमा का एक प्रोजेक्ट, जो कि 1500 किलोमीटर की जर्नी होगी बाय एन ऑटोनोमस वेसल, सर्फेस वेसल। सॉरी, मुंबई टू थूथुकुडी, ये एक ऑटोनोमस वेसल होएगा। ये नेवल इनोवेशन और इंडिजाइनेशन जो एक प्रोग्राम होता है, स्वावलंबन एनुअल इवेंट होता है, उसमें ये अनाउंसमेंट की। इस इनिशिएटिव में क्या है कि इंडियन नेवी एफर्ट करता है टू इनकॉर्पोरेट द ऑटोनोमस वेसल की। उसके बाद सिंह ने इंट्रोड्यूस भी किया थर्ड एडिशन ऑफ आईडी आईडीएक्स अदिति, जो बोलते हैं एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। अदिति को क्या बोलते हैं, 3.0 वर्जन है, थर्ड वर्जन है। एकिंग, एसिंग बोल लो, डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स चैलेंज एंड 13th डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंजेस के साथ। तो ये इनकी फुल फॉर्म्स भी है, डीआईएससी और अदिति 3.0, जिससे इन्हांस करेंगे हम इंडिजिनियसली डिफेंस टेक्नोलॉजी को। इसमें चैलेंज भी है कि हाई पावर माइक्रोवेव वेपन सिस्टम। और DISC-30 ने वेरियस चैलेंज इन एआई, मिलिट्री कम्युनिकेशन और ऑटोनोमस बोट्स से रिलेटेड जो है चैलेंज प्रोसीड किए, चैलेंज बताए। जब नेवी चीफ एडमिरल ने बोला कि हम एम्फेसाइज करते हैं कि नेवी को 2047 तक सेल्फ रिलायंट बना देंगे, कि हम किसी और नेशन के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे टेक्नोलॉजी वाइज और किसी भी परस्पेक्टिव वाइज। फिर वो हाईलाइट करते हैं कि सक्सेसफुल कन्वर्जन ऑफ 173 कंट्री चैलेंजेस इनटू प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। जो 173 चैलेंजेस प्रोड्यूस किए उनको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के ऊपर काम करेंगे। और रिजल्ट, फाइनली रिजल्ट हुआ 2000 प्रपोजल, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है इंडिजिनियसली जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं। अब ये भी एक अच्छी न्यूज है, इसमें क्या है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर किया है कैंसर, एंटी कैंसर ड्रग्स जो है उनको, उनका प्राइस रिड्यूस करने के लिए, जो कि तीन है: ट्रेस्टू, जुमैम, ओसीमरटिनिब एंड दुर्वा दुरावू दुर्वालुमाब। ये तीनों मेडिसिन के प्राइस रिड्यूस होंगे। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का गोल जो है मेकिंग एसेंशियल मेडिसिन मोर अफोर्डेबल, उस पर काम हो जाएगा। प्राइस रिडक्शन जो है ये उस वजह से है क्योंकि कस्टम ड्यूटी जो है वो कम कर दी थी ड्रग्स के ऊपर। मैथिली जो है एक, आपको पता है पीछे 6 लैंग्वेज क्लासिकल स्टेटस देने की बात चल रही थी, बट अभी मैथिली उसमें से मिस आउट हो गई है। ये लैंग्वेज स्पोकन बाय मिलियंस इन इंडिया एंड नेपाल मिस्ड आउट ऑन बीइंग डिक्लेयर्ड ए क्लासिकल लैंग्वेज ड्यू टू प्रोसीजर डिले। क्यों? क्योंकि बिहार की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली प्रपोजल ही फॉरवर्ड नहीं किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, डिस्पाइट द लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंडेशन। This technicality prevented Maithili from being considered even though if meet the criteria for the classical language status। तब भी इसको नहीं मिल पाया। तब की क्राइटेरिया भी फॉलो कर रही थी, बिकॉज वहां की गवर्नमेंट के कर्मचारियों ने काम ही नहीं किया, अपना प्रपोजल ही नहीं भेजा भेजा उससे जॉब्स जनरेट होती है। आपको लगता है मैथिली लैंग्वेज को क्लासिकल स्टेटस करने से क्या होगा? उसकी कमेटी बनती, बोर्ड बनता, जो रियल में लर्निंग के उत्सुक होते वो होता है, हेरिटेज रहता है अपना, उसके बाद जॉब्स क्रिएशन होते, तो बहुत सारी चीजें हो गई।
न्यू इजरायली लॉ बॉर्स, UNRWA, रिलीफ एंड वर्क, जो काम है इनका, यूनाइटेड नेशन का, उसके ऊपर जो है इसराइल ने एक लॉ बनाया है। इजरायली लॉ मेकर पास टू न्यू लॉज दैट कुड प्रिवेंट द मेन UN एजेंसी फॉर पैलेस्टीन के जो रिफ्यूजी हैं फ्रॉम ऑपरेटिंग विद इन इसराइल एंड कुड सीवर इसराइली डिप्लोमेटिक टाइज विद द एजेंसी। बेसिकली क्या कह रहा है कि UNRWA को उसके अंदर काम ही नहीं करने देंगे, इसराइल के अंदर या पैलेस्टाइन के अंदर, क्योंकि वो इसकी मदद कर रहे हैं पैलेस्टीनियों। बट उसमें क्या है, अभी तक आया नहीं है इफेक्ट में, बट दीज लॉज रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट सेटबैक, जो इसराइल और ईरान के बीच में रिलेशन खराब हो जाएंगे, कुड डिसरप्ट द एड, जो अभी गाजा में एड मिल रही है वो, और वो ही दे रहे हैं, तो काफी सिचुएशन बुरी हो जाएगी। तो UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटर्स और UNRWA चीफ फिलिप लजारिनी expressed concern, warning that the laws could increase the Palestinian suffering, that no alternative UNRWA exists for providing this aid। UNRWA के अलावा कोई एड प्रोवाइडिंग बॉडी भी नहीं है वहां पे, तो उनकी सिचुएशन काफी खराब हो जाएगी। तो आपको UNRWA का चीफ पता होना चाहिए, UN सेक्रेटरी जनरल का चीफ पता होना चाहिए, और क्या लॉ में आ रहा है और क्या डिस्कशन चल रहा है, ये मुद्दा बताओ। जर्मनी रिकॉल्स क्या है, इसमें क्या हुआ था बेसिकली कि जर्मन ईरानियन जर्मन को प्रिजन में किडनैप कर लिया था ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुबई में 2020 में, जिसका नाम था जमशीद शर्महद। उसके केस में जर्मनी ने समन जारी कर दिया, ईरान के चार्ज जो है डी अफेयर्स इन बर्लिन के अंदर, और सारे एम्बेसडर्स को तेहरान से बुला लिया, हम नहीं कंसल्टेशन करने। तो जर्मन ऑफिशियल्स कंडेम द एग्जीक्यूशन विद फॉरेन मिनिस्टर जो है ईरान के, एनालेना बेरबोक। उसके बाद ईरान ने फॉरेन मिनिस्ट्री को समन जारी कर दिया, जर्मन एम्बेसडर को, टू प्रोटेस्ट द जर्मन इंटरवेंशनिस्ट स्टेंस। ये था मुद्दा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गोल्डन डे है फॉर स्पेनियर्ड्स एज द बैलोन डियोर गोज टू रोड्री एंड बोरमाती। इसमें क्या है कि बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड है बेसिकली, ये मान लो। तो मेन के अंदर किसको मिला है, रोड्री को मिला है। वुमेन के अंदर किसको मिला है, एताना बोनमैती को मिला है। ठीक है। मैन वाला जो है 28 ईयर ओल्ड था, इसको क्या है मैनचेस्टर सिटी विन करवाई थी इसने प्रीमियर लीग में, बीइंग ए स्पेशल प्लेयर इन द स्पेन यूरोपियन चैंपियनशिप में। ये था। ये इससे पहले लियोनेल मेसी था, इसके बाद 8 टाइम विनर है जो कि, और इसके बाद इसको मिला है। जो 26 ईयर ओल्ड बोन मैथी है, उसने रिटेन किया है अपना अवार्ड। पहले भी वही थी और वो भी थी, उसने बार्सिलोना को जिताया था, विन द स्पेनिश लीग, द स्पेनिश कप एंड द चैंपियंस लीग। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। इसकी भी अपन ने पहले सी समरी बनाई हुई है। एप्पल आईफोन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया शोड बाय थर्ड इन द फर्स्ट हाफ। भाई $6 बिलियन का मतलब है, अगर $1 बिलियन 8,000 करोड़ है, लगभग 50,000 करोड़ का पहले हाफ के अंदर आईफोन का एक्सपोर्ट किया गया है। अगर 1 लाख करोड़ सिर्फ आईफोन के एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो भाई इट्स अ मैसिव गेन फॉर इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व। So this surge is attributed to Apple's effort to diversify manufacturing away from China and leverage local subsidies and a skilled workforce in India. The country's smartphone export to the US have skyrocketed with iPhones becoming the top export category. जो एप्पल का मार्केट शेयर है लेकिन इंडिया के अंदर वो लगभग मोडेस्ट ही है। ये है पोस्को। इसमें क्या है कि एक स्ट्रेट रन साउथ कोरियन की फर्म है पोस्को। उसने बहुत सारे अटेम्प्ट किए कि भाई वो लार्ज स्केल स्टील यूनिट इंडिया में छापना चाहता है, जैसे वो ऑटोमोबाइल में है, जैसे वो सैमसंग सैमसंग जो है वो मोबाइल इंडस्ट्री में है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में है। LG भी शायद कोरियन कंपनी है। तो ये बहुत सा पेनिट्रेशन है, डीपली पेनिट्रेटेड है। तो साउथ कोरियन इकोनॉमी को आप उस तरह से नहीं समझ सकते, साउथ कोरिया के पास बहुत सारा पैसा इंडिया से आता है। तो उसने बहुत सारे अटेम्प्ट किए कि लार्ज स्केल यूनिट है, बट सम ऑफ द प्रीवियस वो चल नहीं पाए, बिकॉज 2005 में पॉस्को ने साइन किया था MOU उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ $12 बिलियन का, जिसमें वो ऐसा कैपेसिटी लगाना चाहते थे, 12 मिलियन टन ऑफ क्रूड स्टील लगाना चाहते थे, जिसमें 11.28 मिलियन टन फिनिश्ड स्टील चाहते थे एनुअली। बट वो कोई इश्यूज हुए, पब्लिक रेजिस्टेंस हुआ, रेगुलेटरी हर्डल्स हुई, इन्वायरमेंट क्लियरेंस में, माइनिंग स्कैम्स में, तो वो काम नहीं बन पाया। तो 2011 के अंदर MOU एक्सपायर हो गया। पॉस्को ने दोबारा आंध्र प्रदेश के साथ डील करने की कोशिश की, राष्ट्रीय इस्पात निगम इन 2019 ज्वाइंट वर्किंग किया, formed comprising IRI, NL and POSCO officials to prepare pre-feasibility report with respect to their plan to set up the mega steel facility in the state। बट उसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
इसको डिसइन्वेस्ट करना था, तो उसके बाद वो भी डील नहीं हो गई। अब फाइनली वो अडानी ग्रुप के साथ जनवरी में काम करना चाह रहे हैं, इंटीग्रेटेड स्टील मिल के अंदर, मुद्रा और गुजरात के साथ। ये होगा तो भाई अडानी के तो बल्ले बल्ले हो रखी है। एनवीडिया इज अंडर वैल्यूड। मायाशी सन, ग्रुप सीईओ, सॉफ्ट बैंक का सीईओ है, उसने ये बोला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो 10,000 टाइम्स स्मार्टर होएगा ह्यूमन ब्रेन से, और जो कि बाय 2035 तक क्लियर हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए उसको बहुत सारे डाटा सेंटर्स चाहिएंगे, चिप्स होंगे फ्यूचर्स में। तो इस बेसिस पे उन्होंने बोला है एनवीडिया जो है अभी अंडर वैल्यूड है। और एनवीडिया अंडर वैल्यूड का मतलब आप समझ रहे हो? एनवीडिया इज द लार्जेस्ट इन सिंगल इंडिविजुअल कंपनी इन द वर्ल्ड, जिसकी मार्केट वर्थ या मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो है 3.53 ट्रिलियन डॉलर, इंडिया की जीडीपी से भी ज्यादा। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है? रिपोर्ट ने सर्वे किया है 1,500 बंदों को, जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूके एंड यूएस। बंदे नहीं, मतलब रेस्पोंड, मतलब कंपनीज के हिसाब से। तो उसमें क्या पाया गया है कि एंटरप्राइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होएगी फ्रॉम देयर करंट एआई प्रोजेक्ट से 15%, विद सम एंटिसिपेटिंग गेन्स 40% गेन्स मिलेगा। However, 2% of firms are fully ready across the five key dimensions of AI: AI adoption, talent, strategy, governance, data and technology। इन सारी कैटेगरीज के अंदर सिर्फ 2% ही फर्म जो है वो अभी कंप्लीटली रेडी है इसको अप्लाई करने के लिए। बिगेस्ट गैप लाई इन टेक्नोलॉजी रेडीनेस, with only 9% of company possessing the necessary AI capabilities. Developing a comprehensive AI strategies that align with the objective is critical for growth and for ensuring desirable, feasible and viable use cases। TCS ने विन किया है 15 ईयर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम आयरलैंड गवर्नमेंट। किस चीज के लिए? ये सोशल प्रोटेक्शन स्कीम के अंदर, टू इम्प्लीमेंट सपोर्ट एंड न्यू ऑटो एनरोलमेंट रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है माई फ्यूचर फंड का। टीसीएस को मिला है, आईएस गवर्नमेंट से मिला है। 8 लाख वर्कर्स के वो डाटा को मैनेज करेगा, बढ़िया पैसा आएगा 15 साल के लिए। और मस्त है, मतलब टीसीएस में जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छी बात है। आज का वर्ड ऑफ द डे है फ्यूरिटिव। फ्यूरिटिव का मतलब होता है हिडन या कवर्ट या सिक्रेटिव। ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर फेस्टिव हॉलीडेज। बाय बाय, टेक केयर।